एक बार मैं चाहूँगा वो फ्लेक्सी कैप का जो एसेट एलोकेशन वाला जो ग्राफ था एक बार लेके आएंगे उसमें, क्योंकि हम लोगों ने ये तो देखा कि लार्ज कैप में लार्ज कैप का एलोकेशन जो था वो तो ऑब्वियसली बात है, थोड़े से उसमें चेंजेस देखे, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है सर। मार्च 2024 से सर अगर बात करें 18% मिड कैप था और 15% यहाँ पर स्मॉल कैप हो गया, 11% से 15% यहाँ पर आ गया। वहीं मार्च 2025 से भी ऐसे ही हुआ, 18-16%, 18-15%। सर ये जो गैप कम हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में, और स्मॉल कैप का यहाँ पर बढ़ना भी एक क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप भी काफ़ी समय से अच्छे परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं पिछले 1-2 सालों में। क्या ये भी एक अंदेशा है कि स्मॉल कैप के थोड़ा थोड़ा धीमे रुझान जो है फ्लेक्सी कैप का बढ़ता हुआ दिख रहा है आगे चल के, थोड़ा सा इसमें एलोकेशन और हो सकता है फ्लेक्सी कैप फंड्स में? देखिए, ये एक्चुअली क्योंकि मार्च का डेटा है ना, तो ये आपको रियलिटी कभी वो बढ़ता है कभी कम होता है, डिपेंड करता है एलोकेशन में। बट आई थिंक ये क्योंकि बहुत कैटेगरी फ्लेक्सी क्या है, कैटेगरी बहुत बड़ा हो गया है, तो ये आई थिंक 60-20-20 रीजनेबल रहेगा। इसके आई थिंक इसके ऊपर जो है फंड मैनेजर, अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की आप बात करें, एक छोटा फंड हो सकता है कि वो 25 से 30% भी जा सकता है मिड एंड स्मॉल कैप में या किसी कैटेगरी में, क्योंकि उसके पास पैसे कम है तो वो एलोकेट कर देगा। बट लेकिन एक लार्ज कैप ओरिएंटेड लार्ज फ्लेक्सी कैप फंड में ना, ये एलोकेशन के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो आप सिंपल सोचिए, 15% ऑफ 1.5 लाख इस 22,500 करोड़, 22,500 करोड़ को इन्वेस्ट करना स्मॉल कैप में। कोई भी फंड है, अगर नॉर्मल 22,500 करोड़ का स्मॉल कैप फंड होगा ना, वो 90% चांस है कि वो फ्लो बंद कर देगा। ठीक है सर, चलिए। इस बीच हमारे एक कॉलर जो है मेरे ख्याल से फोन लाइन पर कनेक्ट है, सिलीगुड़ी से नीरज जी। नीरज जी, आवाज आपको पहुंच रही है हमारी? जी जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, बंगाल से आप बात कर रहे हैं। सर, आपका पोर्टफोलियो में मिल गया, 3 फंड है आपके पास। सवाल पूछिए अपने। आईसीआईसीआई के तीनों फंड है, सवाल क्या है आपका सर? जी जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मैं ये लास्ट 4 साल से इस फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी मेरा उम्र है 35 और मैं सामने 20 इयर्स तक मैं ये इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, और मेरा गोल है 2.4 करोड़, सॉरी 2.5 करोड़। ओके, तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्या मेरा जो फंड है, ये फंड मैं सही फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और ये जो फंड में जितना मैं एवरी साल में पैसे डाल रहा हूँ, वो क्या अमाउंट ठीक ठाक है कि नहीं है? ठीक है सर। वैसे कोई खास वजह कि आपने आईसीआईसीआई के सारे फंड चुने? एक्चुअली मुझे पता नहीं था दूसरा कौन सा फंड अच्छा है कि नहीं है। पहले से आईसीआईसीआई मैंने देखा इसलिए लिया। अगर इसमें कोई रेक्टिफिकेशन चाहिए तो मुझे सजेस्ट कर दीजिए कौन सा फंड है, किन कंपनी का, उसमें भी मैं लगा सकता हूँ। अच्छा, ये बंद करके। ओके, ठीक है। ओके, तनवीर सर, ये 3 फंड पे आपकी क्या सलाह रहेगी? 20 साल तक इन 3 फंड के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अंटिल अनलेस आप कोई चेंज इनको सजेस्ट करें, और 2.5 CR जोड़ने का इनका जो है लक्ष्य? ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें, 11,000 रुपये। 11,000 रुपये सर। ठीक है, तो अभी देखिए सिंपल है कि सारा फंड ना पहला एक फंड में रखना मुझे थोड़ा सा जोखिम लगता है, क्योंकि देखिए एक फंड हाउस का ना सोचने का तरीका थोड़ा सा एक हो सकता है, और अगर एक में दिक्कत आएगी तो आपको सब में दिक्कत आएगी। तो ये थोड़ा सा एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, मुझे अवॉइड करना चाहिए ये। इसमें से देखिए फंड सिलेक्शन में इनकी बुराई नहीं है, फंड अच्छे हैं, इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड भी अच्छा है, बिजनेस साइकिल फंड भी अच्छा है, फ्लेक्सी कैप है अच्छा है। तो इसमें लेकिन यहाँ पर ना मैं चाहूँगा कि इनमें बैलेंस एडवांटेज फंड ऐड करें, और प्लस आईसीआईसीआई में पूरा ओवरवेट ना दें। और भी अच्छे फंड्स हैं, जैसे आपने दिखाया था कोटक फ्लेक्सी कैप है, या किसी एचडीएफसी के फंड्स हैं, या मेरा है, एडलवाइज है। ऐसे फंड्स, बहुत से फंड्स हैं जो अच्छे हैं, मोतीलाल ओसवाल है या वाइट ओक है। फंड्स कैटेगरी में आपको बहुत मिलेंगे, आप उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक एलोकेशन एक आईसीआईसीआई में डाल दिए, बाकी एक दूसरे और में डालिए, फिर तीसरे में डालिए। लेकिन इसमें बैलेंस एडवांटेज फंड एक या आपके क्योंकि अमाउंट छोटा है, आप मल्टी एसेट फंड डालिए।
मल्टी एसेट फंड से क्या होगा, आपका डेट और गोल्ड और इक्विटी एक में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है आप इक्विटी फंड एक फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप ऐड कर लीजिए, आपकी पोर्टफोलियो कंप्लीट है फिर। ठीक है सर, तो मतलब एक बैफ और एक मल्टी एसेट, एक फ्लेक्सी कैप और इसके अलावा एक स्मॉल कैप। नहीं बैफ नहीं, एक मल्टी एसेट, एक फ्लेक्सी कैप, एक स्मॉल कैप। ठीक है सर। सर कोई रिकमेंडेशन अगर फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप में आप देना चाहें तो किस एएमसी के फंड में जा सकते हैं? आई थिंक ये बैफ में इडलवाइज सॉरी मल्टी एसेट में आप वाइटोक मल्टी एसेट है, या आई थिंक मेरा है बहुत है मल्टी एसेट तो फंड, आप कोटक मल्टी एसेट भी कर सकते हैं, तो एक दो मल्टी एसेट फंड में ट्राई कर लीजिए वहाँ पर। एंड स्मॉल कैप में आई थिंक निप्पॉन और बंधन स्मॉल कैप इज़ अ गुड फंड। ठीक है। नीरज जी, सर कोई और डाउट है आपको? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ये फंड एलोकेशन कैसे करूँ, मतलब कितना कौन फंड में कितना डालूँ? हाँ वही आप कह रहा हूँ, 4,000 आप एक काम करिए, 4,000 फ्लेक्सी कैप में है उस पर रहने दीजिए, 3,500 का आप एक काम करिए, आप एक मल्टी एसेट फंड ले लीजिए, आप वाइटोक मल्टी एसेट ले सकते हैं, और एक जो 3,500 का आपका और इक्विटी फंड है आप उसको किसी स्मॉल कैप में कर दीजिए, चाहे वो बंधन स्मॉल कैप हो या निप्पॉन स्मॉल कैप में आप डाल सकते हैं। ठीक है। चलिए नीरज जी, थैंक यू सो मच अपने सवाल पूछने के लिए, और ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए अमर उजाला बोनस पर हमारे शो पर। चलिए बढ़ते हैं अगले उस पर सवाल की ओर। सर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मल्टी कैप फंड और इन दैट केस फ्लेक्सी कैप फंड भी, दोनों में ही आपका स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर होता है। इन केस अगर दोनों में यहाँ पर निवेशक ने एंट्री कर चुके हैं, मतलब उसमें फ्लेक्सी कैप ही है उसके पास या मल्टी कैप फंड भी है उसके बाद, तब क्या अलग से उसको स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में जाने की ज़रूरत है यहाँ पर? देखिए आई थिंक ओवरलैप तो रहेगा, स्मॉल फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप दोनों लिए तो ओवरलैप रहेगा, तो उस पर उनको इवेलुएट करना पड़ेगा दोनों पोर्टफोलियो मिला के कि कितना लार्ज कैप, कितना मिड एंड कितना स्मॉल कैप है। अगर वो ये तो कंटिन्यू रखें, अगर प्रोपोर्शन लगता है कि उसमें स्मॉल कैप का या मिड कैप का प्रोपोर्शन कम है तो इंक्रीज करना, तब वो ऐड कर सकते हैं स्मॉल कैप, वरना वो नॉर्मली रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक बार क्योंकि मल्टी कैप वर्सेस स्मॉल कैप काइंड ऑफ डिस्कशन हो रहा है, तो एक बार कैटेगरी का एवरेज रिटर्न लेकर आते हैं। किस कैटेगरी के फंड्स ने किस तरीके के रिटर्न जो हैं ओवरऑल दिए हैं 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में? देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज अगर देखें हम 1 साल में 1.30% के रिटर्न, और वहीं मल्टी कैप 3.39% के रिटर्न, एक कैटेगरी एवरेज है ये। 3 साल में देखें 13.25% फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में 16.21%, 5 साल में 12% फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप 14 से 14.5% के आसपास। सर कैसे आप इस डेटा को देख रहे हैं, अगर हम पूरे ओवरऑल कैटेगरी का एक एवरेज निकाल कर देख रहे हैं रिटर्न के मामले में, क्योंकि एट द एंड निवेशक जो है उसको तो रिटर्न से ही मतलब होता है। सर फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप में इस डेटा को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही, एंड इट्स ब्यूटीफुल डेटा एंड आई लव दैट थिंग। दिव्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कांग्रेचुलेशंस ऑन डूइंग दिस काइंड ऑफ गुड वर्क, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर। एक्चुअली देखिए ये डेटा जो देख रही हैं आप, क्योंकि मल्टी कैप में बाय रेगुलेशन स्मॉल कैप एंड मिड कैप में मिनिमम 25% है, इसी वजह से आप देखेंगे मल्टी कैप में रिटर्न बेटर रहेगा, करेक्ट जी। स्मॉल कैप में क्या आपने देखा होगा, फ्लेक्सी कैप में एवरेज जो है वो 18 और 15 के बीच में है, राइट? तो क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप का प्रोपोर्शन कम है, इसीलिए टेक्निकली फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में अंडर परफॉर्म दिख रहा होगा। द सेकेंड आपको उसके साथ रिसर्च करना चाहिए कि ओवरऑल कैटेगरी का शार्प रेशो और इंफॉर्मेशन रेशो क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछेंगे ना, फंड ए है 15% रिटर्न दे रहा है, फंड बी 20% रिटर्न दे रहा है, तो विदाउट डाउट वो चूज करेगा फंड बी, करेक्ट, क्योंकि वो 20% दे रहा है। लेकिन वही 20% डिलीवर करने के लिए अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 25% का है और दूसरे साइड में जो 15% डिलीवर कर रहा है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 15% का है, तो आई थिंक जो 15% जो फंड डिलीवर कर रहा है वो रिस्क एडजस्टमेंट बेटर दे रहा है। क्यों, देखिए आप कितना डिग्री रिस्क ले रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना, ये अधिकतर इन्वेस्टर हिस्टोरिकल रिटर्न देख के निवेश करते हैं, उनको रिस्क
के बारे में आइडिया ही नहीं है, तो वो कितना फंड मैनेजर रिस्क ले रहा है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। सर वैसे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, एक 3-4 पॉइंट अगर नोट करने हो, अभी जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, अगर वो एक मान लीजिए नोट करना चाहें अपने पास, तो फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव करने से पहले क्या 3-4 पॉइंट्स जो है देखने चाहिए? मतलब डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें, रिटर्न्स को देखें, पास्ट परफॉर्मेंस को देखें, फंड मैनेजर को देखें, क्या देखें? और अगर फंड मैनेजर को देखें तो फंड मैनेजर को ही सिर्फ देखें, उन्हीं के एक्सपीरियंस को देखें, या फिर जो फंड हाउस की स्ट्रैटेजी है उसको भी देखें? देखिए, सबसे पहले तो वो अपना रिस्क प्रोफाइल देखें, हम्म क्योंकि रिस्क प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, रिटर्न सबको अच्छा लगता है दिव्या, नोबडी लाइक्स बैड रिटर्न, सबको रिटर्न जल्दी अच्छा चाहिए। इनफैक्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझसे लोग ये पूछते हैं कि बताओ कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा सबसे अच्छा रिटर्न देगा। तो ये तो वही बात हो गई, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं आप, वो कह रहे भाई मुझे एक ऐसा दवा दे दो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। तो अल्टीमेटली ये है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका 2-3-4 साल का होराइजन है तो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो आई थिंक टाइम होराइजन मैटर करता है, रिस्क प्रोफाइल मैटर करता है, ये इसको दोनों में ध्यान रखिए। उसके बाद अगर कोई भी कैटेगरी की फंड आप करें, चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, मल्टी कैप हो, इक्विटी फंड, आप सिर्फ रिटर्न ना देखिए, उसको रिटर्न और उसके साथ में जो रिस्क है वो बहुत देखिए। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके मिलता है, वो है इंफॉर्मेशन रेशो या शार्प रेशो के जरिए, तो आप उसको देखिए। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखिए कि 1 साल, 3 साल, 5 साल में ये फंड कैसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन ना एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए डिकोड करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, बट लेकिन फिर आपने क्वेश्चन को ज़्यादा मैं आंसर करूँगा। आई एज अ फंड, एज अ एडवाइज़र, मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो फंड चूज़ करूँ जिस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। मैं खास करके जो मार्की फंड मैनेजर है, जो अपने आप में ब्रांड बनने की कोशिश कर रहे हैं, बन चुके हैं ना, मैं उनको अवॉइड करता हूँ। देखिए क्या होता है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, हम भगवान नहीं है, हमसे भी गलती होगी। लेकिन क्या होता है ना, मैंने एक नोटिस किया है, दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ 30 इयर्स। ये मैं 94-95 की पीक बता रहा हूँ, 2000 की पीक बता रहा हूँ, जब टेक बूम था। मैं नाम नहीं लूँगा फंड मैनेजर का, 3 फंड मैनेजर की बात कर रहा हूँ। उस टाइम में एक फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में स्टॉक हो 30% ऑफ द पोर्टफोलियो। उस टाइम से सभी रेगुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आप सोचिए उस फंड मैनेजर का एरोगेंस कितना था कि भाई 2 स्टॉक 60%, लोग म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन के लिए आते हैं, वो 2 स्टॉक 60% था, बताओ। ठीक है ना। और ऐसे बहुत फंड मैनेजर, अब वो एरोगेंस आया था उनमें कि आई नो इट ऑल, और जब वो फंड परफॉर्म किया, 10 रुपये का NAV वॉज 2.5 रुपीज़। सो इस डिग्री का रिस्क, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्टार फंड मैनेजर्स को अवॉइड करता हूँ। आई प्रेफर अ फंड हाउस जहाँ की प्रोसेस हो, जहाँ अगर फंड मैनेजर चेंज भी हो वो फंड हाउस खड़ा रहेगा। तो वैसे प्रोफेशनल जो फंड हाउसेस हैं, जो बड़े फंड हाउसेस हैं, इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन फंड हाउसेस हैं, उनके प्रोसेस बेहतर हैं कंपेयर टू स्टैंड अलोन स्मॉल फंड मैनेजर्स।